नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात चुनाव में बीजेपी अब करो या मरो की नीति और नीयत के साथ मैदान में उतर पड़ी है। पीएम मोदी आज शनिवार को गुजरात में 3 दिनों तक रैलियां करने वाले हैं। मोदी के अलावा बीजेपी ने 40 स्टार कैंपेनर भी गुजरात में उतार दिए हैं। मोदी की गुजरात में 3 दिनों तक होने वाली रैलियों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। किसी ने 6 रैलियां बताई हैं तो कोई 8 बता रहा है और कहीं तो 2 दर्जन का दावा कर दिया गया है। इसी से स्पष्ट है कि रैलियों की तैयारियों की सूचना सिर्फ टीम मोदी के पास है, जो बीजेपी के राज्य स्तरीय नेताओं से अलग है। पीएम मोदी की पहली रैली वलसाड में शनिवार शाम को है। 3 दिनों में वो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जहां पहले चरण में मतदान होगा। ये इलाका कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। बीजेपी इसीलिए इस इलाके के मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सौराष्ट्र में कांग्रेस की धार को कमजोर करने के लिए मोदी उसका अंतिम हथियार हैं। मोदी सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मंदिर की यात्रा के बाद वो सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल, धोरारजी, अमरेली और बोटाद में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अगले दिन वो सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी में रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज के वीडियो आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और बात पुलिस में शिकायत तक आ गई। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेल में अवैध गतिविधियों के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि जैन ने जेल के नियमों के विरुद्ध काम किया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे वो अपने प्रभाव का फायदा न उठा पाए। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो तिहाड़ जेल में अपनी मसाज करा रहे हैं। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन के पैरों की मालिश कर रहा है और वो बिस्तर पर लेटे हुए कुछ कागज पढ़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सत्येंद्र जैन के लिए तिहाड़ जेल के सभी नियमों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और उन्हें हेड मसाज और फुट मसाज सहित कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्पा और मसाज पार्टी बन गई है। उन्होंने आप पर वीआईपी कल्चर को लेकर ढोंग करने का आरोप लगाया। बताना होगा कि सत्येंद्र जैन को इस साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। यहाँ बताना यह भी जरूरी होगा कि कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल के अधीक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने यह शिकायत की थी कि सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर तिहाड़ जेल के अधीक्षक को उनके पद से हटा दिया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली का पहला कट्टर मसाज पार्लर खुला तिहाड़ जेल के अंदर, सौजन्य से अरविंद केजरीवाल। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी वीडियो को रीट्वीट कर लिखा है कि पेश है आम आदमी मॉडल की कुछ खास तस्वीरें। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा, यह सोशल मीडिया द्वारा बनाया गया एक राजनेता था। सत्येंद्र जैन के जेल से मसाज वाले वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी नीचता पर उतर आई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है, अगर उसे बीमारी होती है तो इलाज दिया जाएगा। दूसरी जेलों में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ईडी को वीडियो लीक न करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद बीजेपी ने वीडियो चलाया। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाकर हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश करना बीजेपी वालों, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। बाकायदा रिपोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन को जेल में गिरने से चोट लगी। डॉक्टर ने लगातार फिजियोथेरेपी करने को कहा है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को झूठे केस में जेल में बंद किया। उन्होंने कहा कि किसी इंसान के इलाज का सीसीटीवी फुटेज निकालकर बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी। सिसोदिया ने कहा कि किसी के इलाज का वीडियो जारी करना बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद बंगाल में नए राज्यपाल के तौर पर सीवी आनंद बोस की नियुक्ति की गई है और उनके बयानों से लगता है कि वो किसी भी तरह के झगड़े में नहीं उलझने वाले हैं। उन्होंने राज्यपाल का पद संभालने के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, जिससे तमाम मुद्दों का हल आपसी सहयोग से निकाला जा सके। उन्होंने कहा था कि मैं चुनी हुई सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों की उम्मीद करता हूं। राज्यपाल की भूमिका राज्य के प्रमुख के तौर पर होती है। मैं संविधान के हिसाब से काम करने के लिए अपना पूरा सहयोग देना चाहूंगा। हालांकि बंगाल बीजेपी उनसे कुछ और उम्मीद कर रही है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि राज्यपाल को जगदीप धनखड़ की तरह ही काम करना चाहिए।
बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या करेंगे, लेकिन राज्यपाल क्या भूमिका निभा सकता है ये जगदीप धनखड़ जी ने दिखा दिया है। ठीक उसी तरह जैसे टीएन शेषन ने दिखाया कि चुनाव आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जगदीप धनखड़ ने जो रास्ता दिखाया है उसका पालन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि आने वाले राज्यपाल धनखड़ के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। बता दें, जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच लगातार तकरार बनी रही थी। ममता ने उनको हटाने के लिए भी कई बार कहा था और लगातार आरोप लगाया कि वो ममता सरकार के काम में रोड़ा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मोदी ने काशी और तमिलनाडु की संस्कृति के बीच समानता का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय और शक्तिमय हैं और दोनों क्षेत्र संस्कृत एवं तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों व विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान और समाजों व संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष और अद्वितीय है। मोदी ने कहा कि हमें आज़ादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की भयानक हत्या का मुद्दा अब गुजरात चुनाव में पहुंच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए चेतावनी दी है और कहा, अगर देश में कोई मजबूत नेता नहीं होता तो आफताब हर शहर में पैदा होंगे और हम अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में भी जिताने की तरफदारी करते हुए शर्मा ने जोर देते हुए कहा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार फिर से पीएम बनाया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुजरात में चुनाव अभियान से राहुल के गायब रहने को लेकर कहा कि राहुल गांधी की एक आदत है जो वो काफी दिनों से देख रहे हैं। शर्मा ने कहा कि अगर गुवाहाटी में क्रिकेट मैच होता है तो वो गुजरात में होंगे। वो गुजरात में भी बैट और पैड लेकर चलेंगे, तैयार होते रहेंगे, लेकिन मैदान में नहीं आएंगे। इसके साथ ही शर्मा ने राहुल के द्वारा सावरकर की माफी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि उनको इतिहास की कम समझ है। उन्होंने सावरकर का अपमान कर घोर पाप किया है। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से भुगतान करना होगा। बता दें, राहुल गांधी ने सावरकर के द्वारा लिखी गई चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हुए कहा था, सावरकर ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटकाने, लटकाने और भटकाने का समय चला गया। पीएम ने कहा कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। हम ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो समय चला गया। तेलंगाना में कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा है। बीएल संतोष से कहा गया है कि वो इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने 21 नवंबर को पेश हों, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस अपनी जांच को जारी रख सकती है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि एक जज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बीजेपी ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इस बीच बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने हाईकोर्ट में एसआईटी के इस नोटिस के खिलाफ एक अंतरिम याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता प्रेमेंद्र रेड्डी का कहना है कि एसआईटी ऐसे लोगों का उत्पीड़न कर रही है जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी पर हमलावर हुए थे और उन्होंने कुछ वीडियो जारी कर दावा किया था कि उनकी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि दिल्ली के दलालों ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने कहा था कि केसीआर और बीआरएस सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती। चीफ जस्टिस आरएम छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूछा कि अदालत को बताया जाए कि आपराधिक कानूनों में ये कहां लिखा है कि किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है। अदालत इस मामले में नौगांव जिले में 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सुनवाई कर रही थी।
इन 5 लोगों पर बटाद्रवा पुलिस थाने में आगजनी का आरोप था। अदालत ने पुलिस अधीक्षक के वकील से कहा कि आप किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक को ये ताकत किसने दी कि वो किसी के घर पर बुलडोजर चला दें। अदालत ने पुलिस अधीक्षक के वकील से इसे लेकर नाराजगी जताई। अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आपके पास अनुमति होनी चाहिए। आप किसी जिले के पुलिस अधीक्षक हो सकते हैं, यहाँ तक कि आईजी और डीआईजी भी, या आप कोई भी बड़े अफसर हों, सभी को कानून के दायरे से होकर जाना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि वो पुलिस के प्रमुख हैं, वो किसी का भी घर नहीं तोड़ सकते। बता दें, बीते दिनों में बुलडोजर मॉडल काफी लोकप्रिय हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी खासा शोर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कई जगहों पर बुलडोजर चलाया तो इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही किया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। शीतकालीन सत्र कुल 17 दिन चलेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच होगा। इस दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच हो रहे इस सत्र में विधायी कामकाज और दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। रचनात्मक बहस की उम्मीद है। एशियाई कप टेबल टेनिस में भारत की मनिका बत्रा ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर मेडल अपने नाम किया है। विश्व में 44वीं रैंकिंग की मनिका बत्रा ने 6ठी वरीयता प्राप्त और 3 बार की विश्व चैंपियन हिना हयाता को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बता दें, इससे पहले सेमीफाइनल में मनिका जापान की 4थी वरीयता प्राप्त मीमा इतो से हार गई थी और गैर वरीयता प्राप्त मनिका इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।